आइए आइए। क्या हाल चाल है, कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। कैसे हैं अजय जी? अरे नमस्कार सर। चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, क्या नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। ये तो लाल कुर्ता एकदम ये भी तो सोफा में ही घुस गया है। नमस्कार। बकवास काम हो गया लेकिन अभी कुर्ता के वो चक्कर आपका में। ऑरेंज रेड हो गया। हाँ, ये रेड हो गया ये तो। ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या प्रियंका गांधी के संसद में आने से विपक्ष मजबूत होगा? राजीव जी बोल। चलिए, अब देखिए, प्रियंका जी को लेकर जिस तरीके से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हम लोगों की ओर से पहले तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन विपक्ष मजबूत कैसे होगा? ये विपक्ष के विखंडन की शुरुआत इनके नॉमिनेशन से हो गई, इसलिए कि एनी राजा वहां पिछले चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार थी। अगर इंडिया के सबसे विश्वस्त सहयोगी के तौर पर हम देखें तो हर अवसर पर लेफ्ट के साथियों ने उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये एक अवसर था जब वायनाड में वो ये उनके हिस्से में ये सीट छोड़ सकते थे। ये अलग बात है कि वहाँ एलडीएफ और यूडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव नहीं था जिससे पूरे देश की राजनीति पर कोई असर होता। तिवारी जी, इधर शुरू। अब आप बोलिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी राजनीति में आए हैं। लोकतंत्र है, इसमें सबको राजनीति में आने का अधिकार है। और वो जिस परिवार से आती हैं, जिनके परिवार ने दादी हो, उनके पिता ने शहादत दी देश के लिए, एक झलक लोग, देश की जनता उनमें इंदिरा गांधी की देखते हैं। तो प्रियंका गांधी जी के आने से राजनीति में विपक्ष को भी एक मजबूती मिलेगी और विपक्ष की आवाज को सदन में एक धार मिलेगा। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से लोगों में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, तो एक ताकत कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा, विपक्ष की आवाज को भी मिलेगा। अजय भाई। देखिए, प्रियंका गांधी कोई राजनीति में नई नहीं आई है। वो 1998 से, जहां तक मुझे याद है, सोनिया गांधी के पहले चुनाव से वो राजनीति देख रही हैं, समझ रही हैं। घर में ही राजनीति की पौध है। तो प्रियंका गांधी राजनीति में तो आई तो है नहीं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि प्रियंका के आने से विपक्ष मजबूत होगा या नहीं मजबूत होगा। ये हमारा लुकआउट ही नहीं है। लोकतंत्र में या सदन के अंदर विपक्ष मजबूत होता है संख्या बल से, और जनता के बीच में मजबूत होता है अपनी उपस्थिति दर्ज करा के। दोनों काम में वो कितने हद तक हैं, ये यूपी के चुनाव में जब प्रभारी बनी थी हम देख चुके हैं क्या रिजल्ट हुआ था। एबिस्मल परफॉर्मेंस, जिसको मैं कहूंगा 1.8% वोट से 2-5 सीट पे कांग्रेस आ गई। तीसरी बात, वहां जाने से पहले अमेठी क्यों नहीं लड़ी। और चौथी है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसपे कांग्रेस पार्टी के लोग मंथन करना शुरू कर चुके हैं, नई लीडरशिप आ जाएगी कांग्रेस में। सर, देखिए, हमारे साथी राजीव जी ने जो बात रखी है, हमारा राजनीति का दृष्टिकोण स्पष्ट है। दुराग्रह नहीं, दुर्भावना नहीं, सहयोग के साथ राजनीतिक स्वस्थ प्रतियोगिता। और यदि वहां पे एनी राजा जी के वो लोग लड़ रहे हैं, सीपीआई सीपीएम हमारे साथ इंडिया गठबंधन में साथी होकर भी यदि वहां लड़ रहे हैं हम लोग, तो हम स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया की तरह प्रतिस्पर्धा को देखते हैं। हम दुर्भावना नहीं और उन्माद वाली राजनीति नहीं करते। प्रियंका जी सड़क से संसद तक अपनी राजनीतिक चुनौतियों को देखा है, उन्होंने कैसे समझा, महिलाओं के अधिकारों की बात की, युवाओं के अधिकारों की बात की।
और एक सहृदय राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। सड़क से संसद तक पहले से भी वो रही, संसद में नहीं गई थी, अब वो संसद में जाएंगी और निश्चित तौर पे इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। सभी साथी एक साथ मिलकर जनता की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, प्रियंका गांधी ये कहना कि राजनीति में नहीं है तो बिल्कुल माइकल से एक अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में तो वो हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि संसदीय राजनीति के अंदर, संसद के अंदर आना और फिर वहां अपने आप को स्थापित करना, ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज है। सड़क पे राजनीति करना, संसद के अंदर राजनीति करना, दोनों में फर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी अभी तक संसद के अंदर पूरी तरीके से अनटेस्टेड है। वहां खड़े होकर भाषण देना, वहां पर सरकार के ऊपर या दूसरे किसी पार्टी के ऊपर हमले करना और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत करना, ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज होती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनके संसद में आने से राहुल गांधी को थोड़ा संबल मिलेगा, कांग्रेस पार्टी में थोड़ी नई ऊर्जा का संचार होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि संसदीय राजनीति के अंदर, संसद में वो वाकई में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगी, अभी देखने की बात होगी। देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रियंका गांधी के सीधे तौर पर संसद में आने के बाद जो कई शक्ति के समानांतर केंद्र हैं वो बनते चले जाएंगे। अभी भी सोनिया जी के साथ कई लोगों की निष्ठा है। कई लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्ष होने के बाद उनके साथ भी उनकी काफ़ी निकटता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और ये चौथी ऐसी नेता होंगी जिनको नज़रअंदाज करना बहुत आसान नहीं होगा। और पहले भी ऐसी चर्चाएं रही हैं जिसके आधार पर कई बड़े फैसले हुए कि कोई सोनिया कैंप में, कोई राहुल गांधी के कैंप में। लेकिन अब ये जब 4 केंद्र हैं तो मुझे लगता है कई बार ग्रासरूट पर जो वर्कर्स हैं उनको बांधने में इस तरह का जब नेतृत्व उभरता है जो कांग्रेस की कार्यशैली कभी रही नहीं है, तो इस तरीके की सियासत को समझना भी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आसान कार्य नहीं है। मुझे लगता है भाई साहब, आपने जो चर्चा की, कांग्रेस पार्टी पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पे लगातार काम करती रही और राहुल जी उनको श्रेय जाता है। युवाओं को, बाकी लोगों को संगठन के अंदर चुनाव करा कर नए लोगों को आगे लाने का उन्होंने काम किया। तो ये धारणा बनाना कि वो आएंगी तो पावर सेंटर अलग कांग्रेस के अंदर होगा, मुझे लगता है कि हमें और मजबूती मिलेगी। पावर सेंटर के बदले हमारे लिए डेमोक्रेटिक स्पेस और पैदा होगा। जहां तक बात मुख्य जो धारा है उनके लिए, उनकी सोच जो है महिला कैसे मेन स्ट्रीम में आए। राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज सिस्टम के तहत उनको अधिकार दिया था, आपने भी बिहार में भी उसको इम्प्लीमेंट किया, देश में इम्प्लीमेंट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ प्रियंका जी के रहने से पार्टी के इंटरनल फोरम में भी और राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका लाभ हमें लगता है कि सर्वाधिक होगा। महिलाएं सशक्त हों, मजबूत हों और देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो आए, मुख्य धारा में आए। वो उद्देश्य भी है हम लोगों का, पार्टी का भी। प्रियंका जी उसकी एक चेहरा होंगी और देश की राजनीति में एक नए समझिए कि राजनीतिक प्रक्रिया की ये शुरुआत मैं मानता हूं, जो संसद से लेकर के और सड़कों तक की लड़ाई में महिलाएं सक्रियता के साथ आगे हैं। मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आता है, ये राहुल गांधी राजनीति में सशक्त होते हैं तो युवा सशक्तिकरण हो गया, अब तो खैर अधेड़ हो गए राहुल गांधी। अब क्या प्रियंका गांधी के आने से ही महिला सशक्तिकरण होगा? वायनाड में क्या प्रियंका गांधी को छोड़ के दूसरी महिला नहीं मिली? कांग्रेस के इतने वर्कर हैं वायनाड में, वो नहीं मिले? लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका नारा हम लोगों ने यूपी में खूब सुना। वो लड़की हूं ऐसी लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को 1.5-2% पे पहुंचा दिया। कितनी बड़ा नेतृत्व शक्ति है आपकी कि आज आप कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के चरणों में लोटपोट हो गई, ये कहते हुए कि नहीं ठीक है, हम बड़ा हृदय दिखा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरे सच्चाई तो ये है कि 2 सीट जो आपको दे रहे थे, गाजियाबाद खीरी, उसमें तो लड़ने के पहले जमानत जब्त है, आपकी हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो। तो इसलिए आपने रन छोड़ दिया, रन छोड़ के भाग गए। कांग्रेस का तो ये हाल है। मैं खत्म कर लूं, महाराष्ट्र में अपने सबसे बुरे दिन देख रही है। आज तक जो पार्टी महाराष्ट्र में 125 से नीचे नहीं लड़ी, आज 100 के नीचे आके लड़ रही है चुनाव। अभी शाम में बयान देते हैं कि 5 सीट नहीं दिया तो 25 से 30 निर्दलीय लड़ा देंगे। आपकी बात करने की हिम्मत नहीं है। एक राष्ट्रीय स्तर पे आप क्षेत्रीय दल की तरह बात करने लगे हैं। तो आपका जो सोच है ना, वो कंप्लीटली कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो चुका है और तुष्टीकरण हो चुका है। इसीलिए राष्ट्रीय सोच रही नहीं कांग्रेस की। बीजेपी के साथ यही एक परेशानी है भाई, कांग्रेस पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी, किसको नहीं लड़ाएगी, ये कांग्रेस पार्टी की चिंता है। अब आपको अपनी चिंता करनी चाहिए तो आप जो है कांग्रेस पार्टी की चिंता कीजिएगा, आरजेडी की चिंता कीजिएगा। भैया हम पूछते हैं आपसे कि आप किसको लड़ा रहे हैं? हम तो नहीं पूछने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो नहीं कहती है कि आप किसको लड़ाएंगे।
लेकिन बीजेपी जहां जहां विपक्ष का उम्मीदवार होगा तो ये क्यों लड़ा? भाई प्रियंका गांधी जिनकी पोती है, जिनकी बेटी है, स्वर्ग से उन्होंने उतरी है देश क्या? के लिए शहादत दी है, इसको मत भूलिए। स्वर्ग से उतरी है और प्रियंका गांधी। भाई अब देखिए, किसी का मजाक उस परिवार का, मैं मजाक अभी नहीं आप हो कितना दिन सत्ता आप में आए? जिस ढंग से बोल रहे हैं अरे प्रियंका भाई आप गांधी के सत्ता बारे में में, कितने दिन से बीजेपी है ये बताइए। कांग्रेस से बीजेपी तो तो नया नया 10 साल आप से। प्रधानमंत्री जी स्वर्ग से उतरे हैं? कोई नहीं उतरे हैं, आम तो नहीं आदमी उतरे है। हैं, तो हम ये कहाँ बोल रहे यही हैं कि बात तो प्रियंका कह रहे गांधी हैं। स्वर्ग में उतरे हैं? PM आम आदमी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कोई भी व्यक्ति जनता की अदालत में जाएगा, जनता स्वीकार करेगा तो वो अपनी बात को रखे। देखिए एक खतरा तो है ना कि भाई अभी तक जैसे राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी आ गई हैं, और जो बात अभी आपने कही है कि सत्ता के 4 सेंटर तो हो ही जाएंगे, और उसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से स्वभाव है उसमें धड़ेबंदी होने की संभावना बहुत ज्यादा है और आपस में कंफ्यूजन की संभावना भी, ये खतरा तो है इसमें। ये नई बात तो है नहीं। और एक हर और पार्टी में, आज क्या बीजेपी में धड़ा नहीं है? नहीं, बीजेपी में भी धड़ा है, मैं कुछ हर बातें और पार्टी जोड़ में देता रहता हूं। है। ये तो देखिए, इसमें एक जब बात कोई नया मुझे आए बताइए। राजनीति में, ये तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के जो भी विवाद है, देखिए आप बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को भी आप देख ले अगर, तो आसिफ अली जरदारी के कई ऐसे कारनामे थे जिसकी वजह से बार बार सवालों का जवाब बेनजीर जी को देना पड़ता था। और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिस तरह के मामले रहे हैं, तो निसंदेह ये आप मानकर चल सकते हैं कि आने वाले समय में प्रियंका जी की राह बहुत आसान नहीं होगी। उनको कई तरह के विवादों से खुद को बाहर निकालना इतना सहज नहीं होगा। देखिए कई सवाल चूंकि कांग्रेस से आए हैं और सच्चाई है कि आप भी जानते मैं हैं। एक बात ऐड कर दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बस इन्हीं की कड़ी में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। प्रियंका जी ने अपना चुनावी हलफनामा भरा। मृत्युंजय जी सुनिए, अभी तो आपने एडमिट कर लिया कि पार्टी में कई धड़े हो सकते हैं, आरजेडी में भी हो ही गए धड़े, हम लोग को बिहार के सब कोई बीजेपी में ज्यादा अच्छा धड़ा है। बाय द वे एक्सीडेंटली हम हमको लोग 4 लोग गडकरी बिहार जी के की हैं। चिंता है। हम लोग 4 लोग बिहार के हैं, तो बिहार का आरजेडी तो हम लोग सब जानते हैं। तो चलिए धड़े उड़े की बात में करते हैं। इलेक्शन एफिडेविट तो आदमी अपना सच देता है ना, उसको तो गलत नहीं देता है। हाँ, हाँ भाई, 78 करोड़ रुपया इनकम टैक्स पे देनदारी है जिसकी केस लड़ रही है सीआईटी। इंदिरा गांधी की पोती है, 78 करोड़ रुपए का सीआईटी है। मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति का महिमा मंडन आप ही को दिया गया नहीं, है। एक व्यक्ति का महिमा, अरे उन्होंने खुद दिया भाई। अरे खुद दिया है तो उसका जांच करेगा, कोई गलत है दो तीन प्रश्न आ गए, चूंकि आपने भाई साहब कहा लगातार कि भाई उनके पति पर प्रश्न है। 10 साल से तो सरकार है, केंद्र में भी राज्यों में भी है, अब तो तीसरी बार दोनों जगह बन गई। क्यों इतना इस बात को बढ़ाते हैं? हम तो कहते हैं आइए दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए, पर ये एजेंडा चलाना है, छवि बिगाड़नी है। छवि बिगाड़ो योजना प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं देश में, और विरोधी को प्रताड़ित करना जो हम लोगों उसी पर चल रहा है। हाँ, 2 बात, पावर सेंटर की बात भाई साहब ने, ये वरिष्ठ इनकी विद्वता को हम सब लोग स्वीकारते हैं, और आपने जो बात रखी है आशुतोष जी, सच ये है कि पावर सेंटर किस तरह का है। वो पावर उन्मुखी जो है एक तरफा है या प्रो करकर्ता है। प्रियंका जी प्रो करकर्ता है, राहुल जी प्रो करकर्ता है, और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह डेमोक्रेटाइज करने के लिए उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया, चाहे युवक कांग्रेस में हो, एनएसयूआई में हो, और मेन कांग्रेस में हो, मुझे लगता है यहाँ सभी पार्टियों के लोग यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं किसी की पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आपको दिल पे हाथ रख के सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को उन्होंने अपनाने का काम किया, ट्रू सेंस में चुनाव की राजनीति। एक खड़गे साहब को दिया हमने, उन्हीं के साथ राजीव राय जी समाजवादी पार्टी से, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ उन्हीं को। हमने यदि राजीव भाई के साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ रहने का एक फैसला किया, तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता है? एकदम नहीं, हमेशा आप परेशान। अरे महाराष्ट्र में भी 50 मत होइए। अरे यहाँ तो बोलने दो, हम दोनों अपना कर लेंगे ना। यहाँ तो बोलने दीजिए। एक लाइन बोल के मैं आपको अरे एक लाइन करते करते तो आप और राजीव जी की दोस्ती 4 चिरायु 4 जन्म बने रहे। राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हमेशा बनी रहे। ऐसा है भाई, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, एक हमेशा बनी रहे। राम लक्ष्मण के बारे में बोला जाता है अखिलेश फखिलेश कौन है, और सीता जी के बारे में जो विवादास्पद बयान दिए हैं उन पर प्रश्न लगाना हमारा काम है। राजू भाई, ऐसा है कि मैं तब से सुन रहा था, और जहां तक आलोक जी कौन किसके चरणों में लौटा हुआ है, आशुतोष जी कांग्रेस समाजवादी के चरणों में लौट गई,
जो 15 साल से कभी आरजेडी के चरणों में लौटकर तो कभी बीजेपी के चरणों में लौटकर मुख्यमंत्री बना हुआ है, सरकार में बने हुए हैं, दूसरों को चढ़ने में लौटना इनको बहुत पसंद आता है। अपने पैरों पर खड़ा होकर कभी मुख्यमंत्री बन के दिखा दीजिए, फिर कहिएगा कौन किसके चरणों में लौटा है। पहली बात। दूसरी बात, राम किसने किसके बारे में क्या कहा आपको, जिसने गाली दिया कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? आप तो थे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? कहाँ है जिसने आपको गाली दिया था? आपने जिसको गाली दिया था जेल में भेजने की कस्में खाई थी, किसी को मुख्यमंत्री बना दिए, किसी को मंत्री बना दिए, किसी को गवर्नर बना दिए। तो आपके यहाँ आकर सम्मान पाने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि या तो आप उनको गाली दे या वो आपको गाली दे, या वो आपको जेल में भेजे, वो आपको जेल में भेजे। जेल में नहीं भेज पाए, बना दिया। रॉबर्ट बाद्रा 10 साल से तो आप हैं, तो आप कहिए आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हिट एंड रन की बातों का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हिट एंड रन वाली पॉलिसी, आप कीचड़ उछालो, जोर जोर से चिल्लाओ, बदनाम करो, और बदनाम करने के बाद अगर वो आदमी डर गया कार्नर कर दो तो पार्टी में शामिल करो। अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, अच्छा गवर्नर हम बना देते हैं। ये राजनीति आलोक जी देश देख चुका है। और जब विपक्ष लड़ाई लड़ता है, जनता लड़ाई लड़ता है, तो सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी का नहीं है, जो भी उस लड़ाई में साथ में आता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई मजबूत होती है। नहीं, बिल्कुल। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को 74 का भी स्मरण है, और 74 के लिए जो दोषी लोग हैं उनके महिमा मंडन करने वाले लोगों के चरित्र को भी हम लोग जानते हैं। पहली बात। अब एक बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आपके शब्द इतने निकृष्ट होंगे। चरणों में लौटने जैसे शब्द आपने नीतीश कुमार जी के लिए नहीं आपने कहा, अभी आपने ना गलत, मैंने आपके शब्दों को दोहरा दिया। नहीं, मेरे शब्दों को दोहराइए, उनके शब्दों को खामोशी आ जाती है। जो नीतीश कुमार जी के लिए कहा, ये आपका राजनीतिक चरित्र। आप सबसे मैंने जवाब दिया, राजनीतिक चरित्र की परवाह मत कीजिए। नहीं, गलत मत करिए। आपने अपनी बात कर ली ना, महान बनने की ऐसे कोशिश मत बहस नहीं करिए। हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे बहस नहीं होगी। आप मेरा जवाब लीजिए, आप मेरा जवाब लीजिए ना। मुझे लगता है इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिए। आप इस तरह से, ये मल्ल युद्ध थोड़ा ही है कि बॉक्सिंग रिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, सामने में दो सामने में रखे भी है। देखिए राजीव जी, मेरा नाम भी राजीव रंजन है, और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, नीतीश कुमार जी की जरूरत सारे अलायंसेस को बिहार में पड़ी है। उनके चेहरे के बगैर किसी अलायंस की जीत बिहार में नहीं हुई। ये 20 वर्ष 2 दशक जो बिहार के हैं ना, उसमें राजनीति में जो नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता है उससे ज्यादा अपरिहार्यता है। नीतीश कुमार जी के बगैर कोई राजनीतिक दल, मैं यहाँ राजद की भी बात करूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई वजूद नहीं है। राजद को भी 2010 में 22 सीटों पर सिमटना पड़ा था। देखिए बोल रहे हैं 15 में हम लोगों ने संजीवनी दी। और अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 में अगर हम लोग एनडीए के साथ आए तो निसंदेह वो एक बड़ी जीत हुई। और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में 2010 से बेहतर प्रदर्शन की ओर हम लोग बढ़ बता रहे हैं। दीजिए। इसलिए राजनेताओं के बारे में मैं आमतौर पर, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, मैं जब भी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो उनके मान और सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसको स्वीकारना बहुत आसान ये तो मुझे लगता है हम लोग तो प्रियंका गांधी के बारे में बातचीत कर रहे थे ना। राजीव भाई ने जो कहा, अब तो अजय आलोक जी को बताना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है या आदरणीय नीतीश जी के नाम पर। हो गया तो उन्होंने कह दिया कि आदरणीय नीतीश जी के नाम पर ही वहाँ हमारे सहयोगी है। संजय जी, भला हम लोग प्रियंका जी की बात कर रहे हैं ना। जवाब 10 सेकंड होती है। आज तक मैं एक 10 सेकंड, आज तक न जेडीयू न बीजेपी पिछले 35 वर्षों से बिहार में अपने दम पर सरकार बना पाई है। सिर्फ आरजेडी ही एक पार्टी है जिसने अपने दम पर सरकार वहां बनाई है। तो किसकी क्या ताकत है? आज भी सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी है। अगर आप आदरणीय नीतीश जी की बात कर रहे हैं, आज आप 3 नंबर की पार्टी है, ये भी आपको जानना चाहिए। और 2025 में हम 1 नंबर की पार्टी भी होंगे और आपका पता नहीं होगा। इन लोगों का तो छोड़ दीजिए, दोनों का, दोनों यादव बंधु परिवार सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। गांधी परिवार भी हम मानते हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। लेकिन इस परिवार में जिस तरह अखिलेश यादव के यहाँ अखिलेश और रामगोपाल और शिवपाल यादव हुए, जिस तरह आरजेडी में आज के डेट में ओपन है, ये तेज प्रताप, तेजस्वी, अमीषा भारती ग्रुप है, लालू यादव अलग है, हर एक को पैसे देने पड़ते हैं जब जाकर टिकट कंफर्म होता है। ये सब कांग्रेस पार्टी में यही सिस्टम, सारे पार्टी का ये रखे हुए पहले तो माँ बेटा थे,
अब माँ बेटा आप बेटी किस गुट तीनों में हो है गए। बीजेपी में? तो परिवारवाद का अरे आप प्रॉपर किस ऐसे गुट में है ठप्पा जिसको बीजेपी में? कहते हैं, ये लगा बताइए। नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि परिवारवाद का ठप्पा है। नहीं और अब काम करवाने के लिए आपको 3 जगह जाना पड़ेगा। आज देखो, एक मिनट, देखो, 540 भारतीय जनता लोकसभा पार्टी के है, परिवारवाद 180 बात लेके को क्या खतना बोलेंगे? खोले। एक मिनट भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद को खतना खोले। उनकी बात को जवाब- उनकी बात का थोड़ा जवाब- उनकी बात का जवाब थोड़ा देने दीजिए। अरे आप याद कीजिए आशुतोष जी को भी बोलने दीजिए भाई। अरे मैं हम जवाब- लोग के बीच एक पत्रकार है, अरे देखिए, हम लोग के बीच एक मृत्युंजय जी पत्रकार है देखिए, जरा उनकी बात अब एक को बात रख समझ लेने लीजिए, अब मेरी भी भारतीय बारी जनता आप लोग नहीं पार्टी आने 2 दे सीट रहे वाली हैं। पार्टी नहीं है। ठीक अब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे बहुमत बनाने हम भी की 22 वाली क्षमता नहीं रखने है। वाली पार्टी। जहां तक देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में है और भयंकर तौर पर है। भाई सोनिया गांधी संसद में रहेंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद, तो परिवारवाद के बीजेपी में ठप्पे नहीं है। से- नहीं, पर मेरी ठप्पे से तो दूर नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज जो पिछले 3-4-5 सालों में जो देखने में आई है कि सोनिया गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरीके से पीछे कर लिया है। राहुल गांधी अपने तौर पर एक बड़े नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में इमर्ज किए हैं और प्रियंका अभी तक उनके सहयोगी की भूमिका में है। अब आने वाले दिनों में अगर ये इक्वेशन बदल जाए तो मैं नहीं जानता इसको, लेकिन अभी तक लगता है कि एक सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर लिया है, जिस सिस्टम में सोनिया जी बिल्कुल पीछे है, राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और उनके सहयोगी के तौर पर प्रियंका है। अच्छा, दूसरी बात बोलिएगा 10 सेकंड। आपने कहा कि राहुल गांधी मर्ज किए, तो आप ये नहीं मानते हैं कि कांग्रेस अब मर्ज कर गई? नहीं, अब एक मिनट, एक अब वो 53 से लेकर 99 तक आए हैं। ये जो है, कम्युनिस्ट ही कहती है कि आज- कांग्रेस का आज- निष्ठीकरण हुआ तो आज फिर एक पूरा तो क्लियर आलोक जी- लग रहा आलोक जी, है। फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी 303 पे थी, हाँ। 240 पे आई, अजय तो इमर्ज अजय किया, भाई, समर्ज- अजय भाई, हम एक मिनट, अजय भाई, साफ बताता है हमारा वोट परसेंटेज नहीं गिरा, अजय हमारा जी, वोट परसेंटेज 0.5 में गिरा। एक मिनट, और हम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। अगर आप भारत अजय की जी, संसदीय व्यवस्था में वोट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, सीट का मतलब है। सीट का मतलब है, और आप कितने राज्यों में दो बातें हैं? तीसरी बार सरकार बनाना जरा हमें भी बड़ी बात है, बड़ी बात है, मैं मानता हूं। 10 सेकंड इसको से भी ज्यादा बहुत नहीं इसका बोलूंगा। ईमानदार हालांकि विश्लेषण होना है। राजू बिल्कुल भाई, मैं आपकी राय से सहमत हूं। इन्होंने कहा परिवारवाद और 2 जगह पावर सेंटर और 4 जगह पावर सेंटर। भाई ये बता देना, 3 जगह, 3 दो जगह। लोगों के अलावा ट्रायंगल है। सरकार देश में कहीं चल रही है क्या? ट्रायंगल। ये चाहते हैं कि बस पावर सेंटर सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी ही चलाएंगे। भाजपा में इसके अलावा किसी की है? नहीं, अब दरी सत्ता में बिछाने नहीं की है औकात ना, सबकी आपको हो गई कांग्रेस के है। अंदर राज्य जो के सत्ता के सरकारों जो की भी हालत 4 यही है। समानांतर केंद्र दूसरी बने हैं, बात, उसकी आपने चर्चा विचारधारा की बात की थी, बड़ा हंसी आती है भाई। मैं आप बोल पर सकते नहीं, हैं। आप पर नहीं, लेकिन विचारधारा पे इसलिए हंसी आती है। 74 की क्रांति में के तो कहीं ना कहीं उसी के जन्मे हुए हैं नीतीश कुमार जी। हमारे साथ आए थे ना, मुद्दों पर आए थे, फिर चले गए ना, मुद्दों पर कहते हैं चले गए, फिर आए मेरे पास, मुद्दों पर आए और फिर चले गए। ये क्या है राजनीति? कोई किसी के पास ये नहीं कौन जाता राजनीति है? दो दल ये एक कौन सी साथ राजनीति आते और हैं। कौन सी विचारधारा? ये धारणा तो इसलिए बदलिए। मैं कह रहा हूँ, दो राजू भाई, दल मैं एक 10 सेकंड साथ पूरा आते कर हैं, देता हूँ। कोई बात पूरी किसी हो के जाती है, पास मैं नहीं कहता जाता हूँ। है। बात विचारधारा की बिहार राजनीति में की, नीतीश कुमार जी अगर के विचारधारा साथ की में राजनीति की बात कांग्रेस पार्टी भी है तो अपने देश बारे में में बात विचारधारा नहीं कर रही है। में क्या कौन कहा है? हम जहाँ हैं वही है, हम जहाँ हैं वही है, और वही रह करके कोई देश नहीं की जाता है, दो केंद्रीय दल पार्टी के साथ बारे में आते कांग्रेस हैं, बात लेकिन करी है, अपनी कांग्रेस बात नहीं समाजवादी करी। एक साथ तो खड़े हो आपके बारे जाते में हैं, कहा- तो इनकी भाषा बदल जाती है, परिभाषा अच्छा, बदल जाती एक है। बात और, राजू राजू भाई, भाई, एक एक आदमी राजू भाई, बोलिए ना, तो बात समझ में आएगी कम परिवारवाद से की कम। भी बात कर रहे थे, और जैसा कोई लोग भूल ही जाते हैं बार बार। एक जैसा हो हाँ, तो बार एक जैसा हो, ऐसे सहयोगी जो लोग हैं, अभी झारखंड में आज पूरा का बिहार पूरा के टिकट उपचुनाव उठा में के दे टिकट दिया किनको आपने। दिया इन्होंने? पूरा उठा के आदरणीय टिकट दे दिया मांझी जी ने किनको टिकट दिया ये बोलेंगे? ना। बीजेपी का सुना ना, दे ना, ना, लिस्ट, ऊपर वहाँ- वाला देख रहा है, गलत मत वहाँ- बोलिए, इसका भी व्यवस्था बात ठीक है। है। ऊपर वाला देख सब रहा देख रहा है, राजेश में यहाँ सुरेंद्र सच यादव बोलता का है। बेटा लड़ेगा, बीजेपी से रामगढ़ में ज्यादा बिहार में परिवारवाद जगदानंद सिंह का बेटा लड़ेगा, किसी ऊपर में वाला है ही देख रहा नहीं। है। देखिए, अब अब परिवारवाद ऊपर का वाला कैंडिडेट का नाम बता रहा हूं। विषयांतर हो गए, हम लोग दिल्ली आज चले गए। अब देखिए बिहार झारखंड इसका में क्या है ना, परिवारवाद यहाँ मतलब- 4 बिहारी बैठे हैं। एक और कांग्रेस वाले उंगली बिहारी को उठेंगे। शर्म आती है कांग्रेस के बारे में बात करने में। झारखंड यूटी नहीं है झारखंड कांग्रेस में का। बहू को, बेटा को, बहू को, बेटा को, परिवारवाद पत्नी को, पर सबको दे अगर दिया एक उंगली इधर उठेंगे तो 4 उंगली चार। बीजेपी पर उठेंगे। इनको बताइए। मैं तो देखिए, ये मैं देखिए, ऊपर देखिए, वाला देखिए, देख रहा है, झूठ देखिए, बोल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी का कौन सा परिवार है देखिए, जरा राजनीति में? एक नाम बताइए। नेता है, मेरे मेरे नेता है अटल बिहारी वाजपेयी के कौन परिवार नेता है? मेरे बात लगाइए। आपका तो लाइने से भैया। अरे मोदी जी का आपका तो परिवार भाषण तो सबसे है। बड़ा परिवार है, अब सुना दे मोदी जी का परिवार भारत सबसे का बड़ा परिवार परिवार देखिए, है, एक बात अडानी बताऊं और अंबानी का आपको। परिवार। मैं तो अडानी मैं- अंबानी मुझे के तो लगता परिवार है कि से अगर जुड़े हैं आप इस लोग। देश में अगर परिवारवाद नहीं होता तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं होता। भाई जिनका परिवार नहीं है तो उसमें मेरा क्या दोष ये है? अब नहीं, नहीं, इस है पे भाई, भी आपके चर्चा सबसे है, परिवार पूरा नहीं चर्चा है। होनी चाहिए इस पे। परिवार। अरे भाई, अडानी अंबानी अगर परिवार है। अगर नेहरू गांधी आप कैसी परिवार बात नहीं कर रहे होता हैं? तो आज कांग्रेस बिखर गई होती।
और अगर समाजवादी पार्टी में अगर मुलायम सिंह यादव का परिवार नहीं होता, समाजवादी पार्टी बिखर गई होती। या आरजेडी में लालू यादव बिखर गए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, इनकी इसमें सोच और बीजेपी को और से भी सीपीएम विपरीत है। इन दोनों को निश्चित तौर पर क्रेडिट देना पड़ेगा कि परिवार के इर्द गिर्द पूरी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रक्चर्ड है और उसमें प्रॉपर तरीके से चीजें चलती नहीं है। पूरी पार्टी हम एक एक करके उदाहरण दिला देते हैं। अरे भैया, हमारे में तय नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। मैं नहीं जानता, हमारा जिला अध्यक्ष आपको तो पता है कि कौन बनेगा। जिला अध्यक्ष कौन है? आपका तो पता है। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी बनेगा, वहाँ पता है। अखिलेश बनेगा, अखिलेश के बाद उनकी बेटी बनेगी। तेजस्वी की बेटी बनेगी तो तय है। अरे जनता ने तय करती है, आप तय कीजिए। बचपन जनता नहीं तय करेगी भैया, आप तय करके बैठे। सीरियस होइए, शीर्षक पद आपके घर में सीरियस जो बैठे हैं। अरे बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो एक संतोषी माँ मूवी आई थी, तो वहाँ एक गाना था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। तो हाल परिवारवाद का आपकी पार्टी में है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ। आप लोग परिवारवाद के डेफिनेशन से ही कंफ्यूज हैं। आप लोग परिवारवाद का हिम्मत है तो घोषणा करिए, बिना परिवार का चुनाव लड़ लेंगे, बिना परिवार का चुनाव लड़ लेंगे। कह दीजिए ना, सीनियर आदमी है, हटा दीजिए। जैसा का क्या परिभाषा है जरा बताइए। आपकी परिभाषा परिभाषा है मत खोलवाइए, जैसे कि राजनीति में मत खोलवाइए। राजनीति में जैसा फुल सेंटर में भैया राजेश नहीं नहीं तो जहाँ है इतनी मितली लगती है। चौका छक्का नहीं, बीसीसीआई की चुनाव की पद्धति, चुनाव जीत क्या है? अगर सारे देश के मेंबर को वोट दे रहे हैं, उसमें आपको काम दिक्कत है भाई, ऊपर वाला आपको क्या दिक्कत? लेकिन राजनीतिक परिवारवाद की भाषा समझिए। राजनीतिक परिवारवाद मत समझाइए। ये बताइए कि अर्जुन मुंडा के पत्नी को, अगर मेरे पास आएगा तो मुझे पता है कौन बनेगा। अरे अर्जुन मुंडा के पत्नी को आपके झारखंड में किसी के बहू को, किसी के भाई को क्यों उनको भर बिहार में दूसरा यादव नहीं मिलता है। ये है परिवारवाद। हम यादव लाते हैं मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या प्रियंका गांधी के नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ? शुरू आप ही कर। देखिए स्पष्ट है, आपने दिखा ही दिया तस्वीर भी, जहां सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे बैठे हुए हैं और नॉमिनेशन कर रही हैं प्रियंका जी। फिर भी एक फेक फैक्ट्री है भाजपा की जो लगातार दलित अपमान की बात करती है और प्रयास करती है कि इस देश में दलितों का सम्मान न हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से इनको चीड़ है, समझ में आती है वैचारिक आधार पे, लेकिन इस देश में दलित से, महिला से, मजदूर से, आदिवासी से, मजलूमों से इतनी चीड़ क्यों हो गई है, ये दुख लगता है। मुझे लगता है फेक फैक्ट्री को बंद करना चाहिए और एआई के जमाने में फेक फैक्ट्री का खुलासा भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है इस देश में। सिर्फ विचार के नाम पर ये लोग जो है बेविचार फैलाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। मैं सिंपली कहूंगा कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। यहां बगल में आशुतोष जी बैठे हुए हैं, मैं याद दिलाऊंगा, कवर कर रहे थे वो 2008 राहुल गांधी की स्टूडेंट जोड़ो यात्रा, धारवाड़ कर्नाटक का जगह, मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथ पकड़ के स्टेज के नीचे किया गया था कि जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी से दूर रहिए। दूसरा एपिसोड लोकसभा के पहले छत्तीसगढ़ में इनका राष्ट्रीय कन्वेंशन चल रहा था। कोई भी गूगल करके फोटो कर लेगा। तेज धूप थी, 42 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन छाता सोनिया गांधी के लिए खड़गे जी ऐसे खड़े खड़े थे। और आज तो सामने खड़क रहे हैं, तभी नहीं दिखाई दे रहा है इनको आदत हो गई है। दलितों का अपमान करना इनके डीएनए में है। ये लगातार अपमान करते हैं। बोलने के पहले आईना सामने रख लीजिए। जब आदरणीय आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, राष्ट्रपति महोदया गई थी, खड़गे जी तो राष्ट्रपति महोदया का किस तरह अपमान हुआ था, सारे लोगों ने पूरे देश में देखा था। और ये ज्ञान देंगे दूसरे पर, उस पर चुप रहेंगे। मैंने तो 3 एपिसोड बता दिए, तीनों गलत हो तो बताइए। तीनों गलत है, तीनों एपिसोड बताइए। तीनों गलत है। अपमान था खड़गे साहब पहले से थे, एक राष्ट्रपति का हर जगह उपस्थित है, पर आपको दिख नहीं, जो आदिवासी महिला समाज आपके नजर में कोई दोष है? ज्ञान देने नजर में कोई दोष है? सामने दिख रहा है, कैसे झांक रहे हैं? भाजपा के नारंगी नजर है क्या? कम हो गया, अभी बहुत बोल रहे थे। देखिए इसमें एक बार बोल रहा था मैं ये इन तस्वीरों के आधार पर अपमान हुआ नहीं अपमान है, ये कोई बहुत दोनों अपमान में असली प्रश्न ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के इलेक्टेड लीडर हैं और वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में
मुझे लगता है कि हर पार्टी को अपनी पार्टी में ऐसे बड़े नेताओं का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ उनको अध्यक्ष पद देना चाहिए। एकदम। मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। पार्टी में जो एक तरीके की विचलन दिखाई पड़ता है उसको ठीक करने का काम किया है और वो पार्टी के लिए एसेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमाम लोगों को खड़गे साहब पे सीधे हमला करने में डर लगता है, क्योंकि उनके साथ एक समाज विशेष उनके साथ खड़ा हुआ है और लोगों को ये मन में होता है कहीं ऐसा नहीं हम खड़गे साहब का अगर अपमान करें तो कहीं पूरा समाज हमसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए चश्मा लगा लेते हैं। तस्वीर के बारे में नहीं मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इनको ना आदिवासी का सम्मान अच्छा लगेगा, ना दलित का सम्मान अच्छा लगेगा, ना महिला का सम्मान अच्छा लगेगा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है यही दिखता है, इनको सिर्फ चाहिए। केंद्र है, उन केंद्रों में उनका स्थान चौथे नंबर पर होगा। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। बड़े फैसले बराबर इस बात पर राहुल गांधी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चौथे नंबर पर। एक सवाल आपसे पूछ लूं मैं, आपकी पार्टी में जो पार्टी के अध्यक्ष उनकी कौन सी भूमिका, नंबर 1 है, नंबर 2 है, हमारे यहाँ तो पार्टी अध्यक्ष क्या है? और भारतीय जनता पार्टी में नड्डा साहब की सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इसीलिए कहीं कोई दो केंद्रों के बीच कोई टकराव का मतलब आप चाहते हैं कि पावर का सत्ता एक आदमी के हाथ में। ऐसा हमारे यहाँ बराबर नहीं होता। एक ही आदमी जो है तानाशाह बन जाए। नहीं, एक ही आदमी देश में सत्ता को संभाले, राज्यों में भी संभाले। डेमोक्रेसी नहीं है। अलग अध्यक्ष होते रहे। हम सीट के लिए थोड़े जीते हैं, हम लोग दिल लेकर के सवाल का जवाब एआई से कहना यही चाहूंगा कि आप ही के चैनलों पर सच क्या था ये दिखाया जा चुका है कि वो भाषण दे रहे थे, लेट हो गया, प्रियंका गांधी जी को अपना नामांकन दाखिल करना, सब नामांकन दाखिल करते हैं, टाइम से करना था, लेट गए, 2-3 बार करना होता है, बुला के बैठाए, सामने के सीट पे बैठाए। इतनी छोटी छोटी बात हमने तो ये भी देखा है कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बात पकड़ के खींच दिया गया। ये परिस्थितियां काल रही होगी, हम उस पर भी कमेंट नहीं कर, नहीं हम उस पर, ये जब देश का मुद्दा हो तो कौन मतलब ये तो वही फ्रस्ट्रेटेड लोग करते हैं जिनको और कुछ नहीं दिखता है। सही बात है, कोई मुद्दा नहीं है देख रहे हैं। आप स्पष्ट करना चाहिए फ्रस्ट्रेटेड किसको बोल रहे हैं? इससे ज्यादा जो बोलेगा ज्यादा नीचे राजनीति जो बोला होगा वो करेगा। आप झूठ बोल, बताइए अब क्या इतना झूठ बोल रहा हूं। सना एंकर के ऊपर तो नहीं सना, ये भाजपा की फेक फैक्ट्री है। दलितों को अभी भी अपमानित करी, अभी भी आपको क्षमा मांग लेना चाहिए तो उसको अजय भाई, अभी भी आपको क्षमा मांग लेना चाहिए। आप पर एआई भी अब हंसने की कगार में है, एआई भी हंसने की कगार में है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। झूठ था, फेक फैक्ट्री थी, अब फेक फैक्ट्री के आपके ये प्रोडक्ट थे, ये फेक फैक्ट्री के टीवी चैनल ने आपको आईना दिखाया है कि कितना जोर जोर से झूठ बोलते हैं। बीजेपी जब दलितों की बात करती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। ये साइड इफेक्ट है कि खड़गे जी को वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब बीजेपी दलित की बात कर रही है। दर्द इसीलिए हो रहा है इनको पेट में, इनको दलित से लेना देना थोड़ा है, आदिवासी से लेना देना, हर चीज में उनका अपमान करते रहिए, उनको सम्मान मत दीजिए, उनको पोस्टर से हटा दीजिए, उनको बोलने का समय मत दीजिए। अरे समाज होता है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन की स्थिति थी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है, सभा में मैं अध्यक्ष इंपावर करने के लिए होती है। हम लोगों ने इंपावर किया है, फिर वही बात, मैं अध्यक्ष भी नहीं, राष्ट्रपति जी का कितना आप सम्मान किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन पूछता है? हमने पूरा सम्मान किया है और हमने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके, कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने चुन के बनाया है। कब वोट दिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, जरा बता दीजिए। आपने कांग्रेस का हमने दिया था वोट, कांग्रेस में नौटंकी कर रहे हैं, वोट देने का हमारे गलतफहमी के शिकार हैं और फिर इनका चुनाव मार मार के निकाल दिया, फिर इनका चुनाव होगा। शहजाद पूना वाला मुसलमान पसमानदा, उसको मार मार के निकाल दिया इन लोगों ने ऑफिस से, वो अध्यक्ष का कंटेस्ट करना चाह रहा था, हमारा सीताराम केसरी को लुंगी धोती खोल के निकाल दिया, उसको नहीं पता है। आपको नहीं, सीताराम केसरी का नहीं, सीताराम केसरी की धोती खोली की नहीं, पिछड़े समाज का
रहमान हुसैन जी मुख्तार अब्बास नकवी का क्या किया? हमारे सम्मानीय नेता पर नहीं बोले। सीताराम केसरी की धोती खोल दीजिए, किसी को पीट दीजिए, ये है कांग्रेस का चरित्र। आडवाणी जी कहाँ हैं? आडवाणी जी अपने घर में आराम से 96 साल की उम्र में उन्होंने सक्रिय सदस्यता ली। हम तो सम्मान दे रही हैं, सम्मान देना आपको सीखना है। पूरा देश देख रहा है, पूरी की पूरी पार्टी वाला भी देख रहा है, पूरी की पूरी पार्टी आलोक जी 4 बिहार के लोग चालू पार्टी है ना, चालू पार्टी है ना, चालू पार्टी है ना, बड़का चालू पार्टी है ना, बड़का झूठा के सामने तो चालू पार्टी है ना, चालू पार्टी है ना। राजीव जी आप कुछ बोलने वाले थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पुणे वाला का नाम आप लिया आलोक जी एकदम ने। आप वैचारिक आधार पर अरे उसको मार मार के निकाल दिया। अरे सुनिए ना, बस मानदार मुसलमान को कांग्रेस के दफ्तर में मार मार के निकाल दिया। अरे झूठों के बीच क्यों पहुंच गए आप? हालांकि आज आपने भी नारंगी चालू पार्टी, आप आज नारंगी आप ही पहन लिए हैं। चालू पार्टी आप जैसे वैचारिक पार्टी के लोग भी इनके यहाँ चले गए। तो ये गठबंधन और बिहार गड़बड़ गया के है आपका देखिए, पूरा। इस गठबंधन से बिहार के हित भी जुड़े हुए हैं, बिहार को इसका लाभ मिल रहा है। आपके 6 दशक बिहार के लिए कितने मुश्किलों का सामना हम लोगों ने किया है, ये अंदाजा है। बिहार के चाहे वो 5 ईयर प्लान में बिहार में तलवार बटेगा ना। नहीं, वो सब नहीं बिहार में बटेगा। तलवार बांटेंगे। ये आपको भी बीजेपी पता के है विधायक इस पर आपकी सहमति है। आपके बाहुबलियों को भी जेल में धकेलने में बिगाड़ेंगे। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, यूपी उपचुनाव में एसपी के टिकट पर लड़ेंगे सारे उम्मीदवार। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बोलिए बोलिए बोलिए, हम चलिए। बोल दिया ना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, जीतेंगे सारी सीटें। राम लक्ष्मण की जोड़ी है। संविधान और सौहार्द बनाए रखने के लिए, देश में बुनियादी मुद्दों पर चर्चा के लिए और कहीं न कहीं बुलडोजर पॉलिटिक्स को खत्म कर ठोको पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए जोड़ी सदैव बनी हुई है। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ हम सब इनके साथ हैं। ये तस्वीर बता रही है, इंडिया गठबंधन दलों के बीच में सिर्फ गले और हाथ नहीं मिले हैं, दिल मिला हुआ है। एक सिंबल पर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन लड़ रही है। ये खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, ये एनडीए में देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे लगता है ये गठबंधन की मजबूरी है। अगर यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर भी देख लीजिए, वहां बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे टिकट पे जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज ये है कि कहीं ना कहीं लगता है हरियाणा से सबक कांग्रेस पार्टी ने सीखा है और उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का टिकट पे लड़ने में कोई नुकसान नहीं तो मैं कहता बेहतर स्थिति है। देखिए, इस तस्वीर को कांग्रेस के टूटते तिलस्म से जोड़कर आप देख सकते हैं। एक तरफ आप एकदम ऐसे तो नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा, लेकिन एकदम विजयी मुद्रा में अखिलेश जी दिख रहे हैं और दूसरी तरफ लूटे पुटे राहुल जी दिख रहे हैं, इसलिए कि उनको समेट दिया वहां पर समाजवादी पार्टी ने। तो ये कांग्रेस का जो घटता हुआ आधार है, जो घटती हुई ताकत है, उसकी वजह से जो उन्हें समझौते करने पड़े, उसकी बेचारगी का एहसास उनके चेहरे पर दिख रहा है। मेरे जहन में एक गाना आ रहा है, बहुत फेमस गाना था। 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आशियाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। राजनीतिक आशियानों की तलाश में मिरमिरे से जुगनुओं की तरह बौखलाते हुए घूमे फिर रहे हैं तीरी गलियों में। हाय रे प्रधानमंत्री, हाय रे मुख्यमंत्री, कुछ न मिलेगा। देखिए, ये हाय रे प्रधानमंत्री, हाय रे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। कितना बार बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? दूसरी तस्वीर, ब्रिक्स समिट में हाथ मिलाते हुए मोदी और जिनपिंग। चलिए राजीव जी, हम शुरू करें। हाँ, आप ही शुरू कीजिएगा। न नजरें झुका के मिलते हैं, न नजरें उठा के मिलते हैं, बराबरी में मिलते हैं और विश्व को दिखाते हैं कि भारत की एक अलग साख, एक अलग पहचान पूरे विश्व में बनी है और जिसका धाक अमेरिका से लेके, चाइना से लेके, रशिया से लेके, पैलेस्टीन से लेके इजराइल तक मानता है। ये है मोदी द स्टेट्समैन। नहीं, देखिए, ये वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि भारत को अभी भी चीन के साथ भले ही मजबूरी में लेकिन साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्थिति अभी भी बॉर्डर पे है उसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार की स्थिति नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने काफी कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो सेना अध्यक्ष ने जो बात कही है वो बैक टू स्क्वायर वन है। लेकिन फिर भी ये स्वागत योग्य कदम है, इसलिए कदम है क्योंकि भारत और चीन को साथ आना ही चाहिए और आपस के में अगर कोई तनाव है तो खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
देखिए, इस तस्वीर से एक बात बिल्कुल साफ है कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भारत की बढ़ती ताकत है और जिस तरह से चीनी राष्ट्रपति के चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान दिखती है, वैसे डिप्लोमेसी में ऐसे चेहरे ओढ़े जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है 5 वर्षों के रिश्तों की जो रिश्तों पर जो जमी हुई बर्फ थी, उसके पिघलने की शुरुआत हो गई और भारत ने इसके लिए जो कुछ भी किया है, अपने राजनयिक जो प्रभाव को जिस कदर बढ़ाया है और दुनिया को ये महसूस कराया है कि हमारे बगैर आप नए जो वर्ल्ड ऑर्डर की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो निसंदेह ये भारत की एक बढ़ती हुई शक्ति है। उसी का प्रदर्शन इस तस्वीर के जरिए दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में चीन के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनके गांव से चीन का पुराना रिश्ता है, तो उस पुराने रिश्ते को निभा रहे होंगे, हाथ मिला रहे होंगे। दुश्मनी लाख से ही रिश्ता निभाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन उम्मीद है कि जो हमारे गलवान में शहीद हुए थे उनकी पीड़ा, जो हमारी जमीनों पर कब्जा करके चीन वाले बैठे हैं, उन लोगों को, देश की पीड़ा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर समझे होंगे। और हम चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है इसलिए अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन उस पीड़ा को जरूर प्रधानमंत्री जी याद रखेंगे। मैं इतनी अपेक्षा प्रधानमंत्री जी से करता हूँ, फोटो फिनिश तक नहीं रह जाएगा मामला। देखिए, हमारे देश, अभी हमारे बीजेपी के मित्र अजय आलोक जी कह रहे थे कि हम न सर झुका के मिलते न नजर झुका के नहीं। अरे देश ये हिंदुस्तान, भारत कभी भी किसी के साथ न सर झुका के मिला है न नजर झुका के मिला है। और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए न सर झुका के मिलेंगे और न नजर झुका के मिलेंगे। ये तो भारत की ताकत है। लेकिन जो चीन पर सवाल खड़े होते रहे हैं कि भारत की भूमि पर कब्जा चीन का है, इस पर भी लोगों को जानने की राय है कि जब बात बनी है, हाथ मिलाए हैं, तो क्या फिर से चीन के साथ वो जो सौहार्दपूर्ण था बातचीत का, जो जिस तरह से भारत का रहा है विदेश नीति में, उसमें क्या परिणाम लेकर आए हैं। जिन्हें झूला झूलने का दौर भी हम लोगों ने देखा, इसके बाद भी क्या हुआ सबने देखा नतीजा। तो नतीजे क्या आएंगे इस पर नजर सबकी है। ये दोस्ती नहीं टूटेगी, लुट जाए सारे जहां, ये भावनात्मक लगाव मोदी जी का वाकई चीन और शी जिनपिंग के लिए दिख रहा है इस फोटो में। पर एक प्रश्न जरूर है, कई दिन हो गए उस मीटिंग के, ब्रिक के मीटिंग के, उसके बाद अभी तक क्या हुआ और कैसी समझौता हुई। 65 पॉइंट पर जहां हम पेट्रोलिंग करते थे, अब 26 पर आकर के रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या हम 65 पर जाएंगे कि नहीं? जो बफर जोन बना दिया और हमारे वीर चक्रवीर, जो परमवीर चक्र जो हमने दिया था शैतान सिंह जी को, वहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं। हमारी सेना फिंगर 4 तक जो 8 तक जाते थे, फिंगर 3 पर जाकर रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डेम चौक से लेकर के और डेपसांग तक जो परिस्थितियां हैं, क्या उन सभी जगहों पर, यहां तक कि भाजपा के सांसदों ने बात रखी थी कि हमारा चारागाह जहां जहां तक था वहां तक हम नहीं जा पा रहे हैं। मोदी जी को जरूर देश को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस में। और ठीक है, दोस्ती निभाए हो, पर देश की अखंडता और सुरक्षा सुरक्षित रहनी चाहिए, ये हम आशा करते हैं। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, देश की बात है और देश के एक नागरिक की हैसियत से बात उनसे करना चाहते हैं। आप सभी वक्ताओं ने चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आप सभी का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। चलिए सर, चलिए, लेकिन अब रियलिटी शोज की अच्छी तैयारी हो गई जाने के लिए, भूमिगत होने के लिए ठीक है। लेट हो गए आप। जाम, अरे दिवाली के चक्कर में बहुत जाम था ना। आइए राजीव भाई, भगवान से आज आप भागवा आपका तो ये देख के आश्चर्य लगा मुझे। देर वो जाम में भी फंस गए। चलिए 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 चलिए, हो गया सर।